हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने अम्ल, क्षारक और लवण इन तीनों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम इसमें लवण से आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमने जो देखा था लास्ट में, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो हमने किस किस की बात की थी। और ये हमारा कौन सा अध्याय चल रहा है? ये अध्याय 2। कौन सा चल रहा है? चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण। हमारे चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक तथा लवण है, ठीक है। और ये कितने नंबर का आता है? ये हमारे एग्जाम में आता है 7 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का चैप्टर है ये। अर्थात इस चैप्टर में से जो हमारे नंबर आएंगे वो कितने आएंगे? 7 नंबर, ठीक है। कितने नंबर आएंगे? 7 नंबर। तो हमने इस चैप्टर में जो पिछला लेक्चरर था, ठीक है, उसमें हमने किस किस की बात कर ली थी? अम्ल के बारे में पूरी चर्चा कर ली थी हमने। इसी के साथ में हमने क्षारक के बारे में पूरी चर्चा कर ली, और इसी के साथ लवण के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। हमने तीनों के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम देखेंगे लिटमस। किसके बारे में देखेंगे? लिटमस। लिटमस पत्र होता क्या है, ठीक है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है? आखिर लिटमस पत्र की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो लिटमस होता है, ठीक है, लिटमस, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए लिटमस, फिर हम इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या डालोगे? लिटमस। अगर हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस, लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसका उपयोग किसी भी रासायनिक पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने में किया जाता है। जैसे अगर कोई रासायनिक पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर लवणीय है, इन सब की पहचान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? लिटमस पत्र का। अगर लिटमस पत्र न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, तो उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। और अगर हम देखें तो हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे लिटमस भी मौजूद होते हैं जो कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। लेकिन मानव के द्वारा भी लिटमस पत्र बनाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? मानव निर्मित। अगर हम प्राकृतिक तौर से पाए जाने वाले जो लिटमस की बात करें, तो उसमें हम देखेंगे कि यह लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लिचेन नामक पौधे से, जो कि किस वर्ग का है? थैलोफाइटा समूह से है, ठीक है। थैलोफाइटा समूह का एक पौधा है जिसका नाम क्या है? लिचेन। उससे हमें क्या प्राप्त होता है? लिटमस प्राप्त होता है, ठीक है। जो हमारे घरों में उपयोग होती है हल्दी, वो भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जो किसका काम करेगी? लिटमस का। हमने देखा है कि हल्दी वैसे तो किस रंग की होती है? पीले रंग की होती है, लेकिन जैसे ही उसके संपर्क में कोई रासायनिक पदार्थ आता है तो उसका रंग क्या होता है? चेंज हो जाता है। पीली से किस में चेंज हो जाती हो? लाल में, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। इसका मतलब जो हमारी हल्दी है वो भी क्या है? एक सूचक का काम कर रही है। इसका मतलब वो भी क्या है? लिटमस है, ठीक है। तो अब हम लिटमस के बारे में कुछ बातें लिखेंगे, ठीक है। तो लिटमस के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? लिटमस यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसकी सहायता से
किसी रासायनिक पदार्थ की किसी रासायनिक पदार्थ जैसे कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है, किसी रासायनिक पदार्थ की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का पता लगाया जाता है। ठीक है। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसकी सहायता से किसी रासायनिक पदार्थ की अम्लीय है या फिर क्षारकीय प्रकृति है, इन दोनों ही प्रकार की प्रकृतियों का पता लगाया जाता है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए हल्दी वैसे रंग क्या होता है इसका? पीला, लेकिन अम्ल या क्षार में से अगर कोई रासायनिक पदार्थ इसके संपर्क में आता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है। ठीक है, या फिर है। इसका मतलब हल्दी भी किसका काम करेगी? लिटमस का काम करेगी। ठीक है। अगर हम यहाँ देखकर बोलें कि हल्दी क्या है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है और लिटमस क्या होते हैं? लिटमस भी सूचक होते हैं। तो हल्दी क्या हो गई? एक लिटमस हो गई। ठीक है। अगर हम इसी में आगे बात करें तो हमें पता चलेगा कि लिटमस क्या होता है। अगर लिटमस की बात करें, अगर लिटमस की प्रकृति न तो अम्लीय है, और न ही क्षारकीय है, लिटमस की प्रकृति न तो अम्लीय है और न ही क्षारकीय है, तब लिटमस का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। लिटमस का रंग बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लिटमस की प्रकृति न तो अम्लीय हो, अर्थात रासायनिक पदार्थ न तो अम्लीय है और न ही क्षारकीय है, तो वो कैसे रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक रंग का हुआ, हो सकता है कि वो अम्लीय हो और हो सकता है वो क्षारकीय हो, तब क्या होगा? उसका रंग कैसा हो जाएगा? उसका रंग बैंगनी नहीं रहेगा, बदल जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस थैलोफाइटा समूह, यह पौधों का क्या है? एक समूह है। थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटा समूह होता है। समूह का नाम क्या होगा? थैलोफाइटा। पौधे का नाम क्या है? लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगर मैं बात करूं कुछ प्राकृतिक लिटमसों की, ठीक है, तो कुछ प्राकृतिक लिटमस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि लाल पत्ता गोभी। ठीक है। लाल
पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी किसका काम करेगी? प्राकृतिक सूचक का। हमारी जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है वो भी किसका काम करेगी? प्राकृतिक सूचक का। इसके अलावा हाइड्रेंजिया है, जेरानियम है, ये सभी किसके सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक है। किसके? लिटमस के। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या लिख सकते हैं? अन्य प्राकृतिक सूचक। अन्य प्राकृतिक सूचक। अन्य प्राकृतिक सूचक क्या क्या है? अन्य प्राकृतिक सूचक में हम लिख सकते हैं लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, फूलों की पंखुड़ियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ। बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, फूलों की पंखुड़ियाँ। इसके अलावा क्या हो सकता है? जेरानियम, जेरानियम। जेरानियम के अलावा हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया। ठीक है, ये सभी किसके सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक है, लिटमस के प्राकृतिक सूचक। अगर इनके अलावा भी कोई प्राकृतिक सूचक है तो वो सभी किस में आ जाएंगे? इत्यादि में। ठीक है, तो बच्चों आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि लिटमस क्या है तो आप लिटमस के बारे में इतने पॉइंट बता सकते हैं। इसको नोट करो, इसके आगे फिर हम आगे बताते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि प्राकृतिक सूचक हमारे पास में कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कोई मानव निर्मित भी है। तो मानव निर्मित जो लिटमस सूचक, लिटमस पत्र है या फिर जो सूचक है वो कौन कौन से हैं, अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कि मानव निर्मित कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत है समझने में, कोई शब्द को लेकर, ठीक है, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने प्राकृतिक सूचक तो देख लिए, अब हम किसके बारे में जानकारी लेंगे? मानव निर्मित सूचक के बारे में। ठीक है, मानव निर्मित सूचक के बारे में। तो हमारा लिटमस में ही अगला पॉइंट क्या है? मानव निर्मित, मानव निर्मित। अगर मानव निर्मित है तो इनको क्या कहते हैं? हम संश्लेषित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषित। मानव निर्मित सूचक। ठीक है, अब मानव निर्मित सूचक में हम देखें तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? 2। आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 मानव निर्मित सूचक कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं मैथिल ऑरेंज, पहला क्या हमारा? मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। और दूसरा क्या है? फिनोल्फथेलिन। क्या? फिनोल्फथेलिन।
थेलिन। ये हमारे क्या है, मानव निर्मित सूचक है। ठीक है, मानव निर्मित या फिर संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं? एक तो मैथिल ऑरेंज है, दूसरा क्या है, फिनोल्फथेलिन है। ठीक है बच्चों, तो मैथिल ऑरेंज, ठीक है, अगर मैथिल ऑरेंज की बात करें तो इस सूचक का उपयोग कब करेंगे? अगर हमारे पास में क्षारक है तो क्षारक की पहचान किससे होगी? मैथिल ऑरेंज से। अगर हमारे पास में रासायनिक पदार्थ कैसा है? क्षारक है, और जैसे ही हम उसमें मैथिल ऑरेंज डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो रासायनिक पदार्थ क्या है? क्षारक है। ठीक है, अगर हम रासायनिक पदार्थ क्या लेते हैं? क्षारक है, क्षारक लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैथिल ऑरेंज उसमें बता देगा कि ये क्या है? क्षारक है। अगर मैथिल ऑरेंज का उपयोग किसी और के लिए करेंगे, अम्लीय पदार्थ के लिए करेंगे, तो वो उसकी प्रकृति के बारे में नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, हो सकता है हमारे पास अम्लीय हो सकता है हमारे पास क्षारीय हो, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हमने दोनों को रख दिया। अब हम क्या करेंगे? सूचक लेंगे। क्या लेंगे? मैथिल ऑरेंज। ये क्या है? सूचक है। जैसे ही हम दोनों रासायनिक पदार्थों के साथ टच करके देखेंगे या फिर उसमें डालकर देखेंगे, तो जो मैथिल ऑरेंज जिसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी प्रकृति बताएगा, जिसके साथ परिवर्तन दर्शाएगा, वो कौन सा होगा? क्षारक होगा। ठीक है, तो यह अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। और अगर हम बात करें फिनोल्फथेलिन की, किसकी बात करें? फिनोल्फथेलिन की, तो ये क्या करेगा? अम्ल के बारे में सूचना देगा। ये किसको बताएगा? पदार्थ की, जो रासायनिक पदार्थ है उसकी अम्लीय प्रकृति को। और ये किसको बताएगा? क्षारीय प्रकृति। क्षारक की प्रकृति की जांच करेगा। ठीक है, आखिर जो रासायनिक पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय है, तो इसके बारे में कौन बताएगा? मैथिल ऑरेंज। और अगर कोई रासायनिक पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है, तो उसकी जांच कौन करेगा? फिनोल्फथेलिन करेगा। कौन करेगा? फिनोल्फथेलिन। ठीक है, तो फिनोल्फथेलिन किसकी जांच करता है? अम्ल की जांच करेगा। ठीक है, और मैथिल ऑरेंज किसकी करेगा? क्षारक की। अगर हम फिनोल्फथेलिन में क्या करेंगे? फिनोल्फथेलिन में, अगर इस फिनोल्फथेलिन में क्या करेंगे? HCl मिलाते हैं। HCl क्या है? अम्ल है। ठीक है, जैसे ही हम फिनोल्फथेलिन में अम्ल मिलाते हैं, HCl अम्ल मिलाते हैं, तो विलयन का रंग, जो विलयन होगा उसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसमें HCl मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाता है। अब देखो, हमने ये देखा कि जैसे ही हम अम्ल की प्रकृति का पता चल जाएगा, फिनोल्फथेलिन लिया, फिनोल्फथेलिन में अगर हम क्षारक डालेंगे तो ये कोई रंग नहीं दिखाएगा। क्या नहीं करेगा? कोई रंग नहीं दिखाएगा। कब नहीं दिखाएगा? जब हम फिनोल्फथेलिन में क्षारक डालेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम फिनोल्फथेलिन में अम्ल मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे, तो हमें विलयन का रंग कैसा प्राप्त होगा? गुलाबी प्राप्त होगा। अगर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है तब हम कह देंगे कि जो विलयन है उसमें क्या उपस्थित है? अम्ल है। क्या उपस्थित है? अम्ल है, क्योंकि हम तो क्या डालेंगे विलयन में? सूचक डालेंगे। जैसे ही विलयन में सूचक डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गुलाबी रंग। गुलाबी रंग क्या बताएगा कि विलयन कैसा है? अम्लीय है। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे? कोई विलयन लेंगे, ठीक है, कोई विलयन लेंगे और उसमें क्या डालेंगे? मैथिल ऑरेंज। और अगर उसकी प्रकृति में चेंज होता है तो हम कह देंगे कि विलयन कैसा है? क्षारकीय प्रकृति का। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे ऐसे के ऐसे नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो हमने देखा कि जो मानव निर्मित है वो कितने हैं, 2 हैं। उनके नाम क्या क्या है, एक तो मैथिल ऑरेंज है, दूसरा क्या है, फिनोल्फथेलीन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आगे जब हम बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि रासायनिक पदार्थ कैसे होते हैं। ये हम टच कर सकते हैं या फिर हम इनको देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सूचक हो सकते हैं जो केवल गंध उत्पन्न करते हैं। गंध उत्पन्न करने का मतलब जो गैसीय प्रकृति में भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे हमें गंध आती है। तो क्या ऐसे भी रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी गंध से हमें यह पता चल जाए कि यह अम्लीय है या फिर क्षारीय है? तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनसे संबंधित कौन से सूचक होंगे? गंधीय सूचक। कौन से होंगे? गंधीय सूचक, जो केवल गंध के द्वारा ही यह बता दे कि यह अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्राकृतिक देख लिए, हमने मानव निर्मित देख लिए। अब हम किसकी बात करेंगे? गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक में क्या होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमारे कौन से सूचक आएंगे? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है? देखो, गंधीय सूचक में क्या होगा? ऐसे रासायनिक पदार्थ होंगे। कैसे होंगे? ऐसे रासायनिक पदार्थ होंगे जिनकी गंध क्या होगी? जिनकी गंध अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जैसे ही जाएगी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जैसे ही अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जाती है तो क्या होगी? बदल जाती है। उसे ही क्या कहेंगे हम? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वनीला हो गया, लौंग की गंध हो गई, यानी कि लौंग का तेल हो गया। साथ ही साथ प्याज को जब आप काटते हो तब भी उसमें से क्या आते हैं? कुछ ना कुछ गंध होती है जो कि बाहर वायुमंडल में आ जाती है। और कभी कभी आपने देखा भी होगा कि प्याज काटते टाइम आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उस गंध की वजह से ही होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे गंधीय सूचक। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? वे रासायनिक पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या फिर क्षारकीय माध्यम में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं हमारे? एग्जाम्पल की बात करें तो
गंधीय सूचक में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो लौंग का तेल होता है, लौंग का तेल या फिर लौंग के तेल की गंध, जैसे ही लौंग के तेल की गंध अम्लीय या फिर क्षारकीय माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसी के साथ हम देख सकते हैं वनीला, जिसे हम वनीला बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा प्याज होता है ये भी क्या करता है, अम्लीय और माध्यम क्षारकीय माध्यम में जाने पर इसकी गंध बदल जाती है। अगर इसके अलावा भी कुछ है तो उन सभी को किस में डाल देंगे हम, इत्यादि में, ठीक है। अब हमने देखा कि गंधीय सूचक क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी गंध यदि अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ऐसे सूचक, ऐसे रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक कहलाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या क्या आएंगे, लौंग के तेल की गंध आ गई, वनीला हो गया, प्याज, और अगर इनके अलावा कोई और है तो वो किस में आ जाएगा, इत्यादि में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन के साथ, और हमारा क्वेश्चन होगा कि अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या होगा, अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका मतलब कि अम्ल तथा क्षारक की जब धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या क्या मिलता है। इससे कि पहले हमने देख लिया है कि अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें धातु लवण प्राप्त होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है तो इस हाइड्रोजन गैस को यदि हम जलती हुई मोमबत्ती के पास में लाएं तो हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है, फट फट की आवाज़ आती है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसी होती है, ज्वलनशील प्रकृति की होती है। अर्थात हाइड्रोजन गैस यदि बाहर है तो वो आग भी लगा सकती है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस की प्रकृति कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको क्वेश्चन करके लिखवाएंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक क्वेश्चन के जरिए बताते हैं कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ या फिर क्षार के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। आज हम उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा, या फिर अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन क्या है हमारा, अम्ल तथा क्षारक की अम्ल या क्षारक की एक टाइम पर हम एक के साथ ही अभिक्रिया करवाएंगे। अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करा रहे हैं तो उस समय क्षारक को नहीं लेंगे, और जब क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे तब हम अम्ल को नहीं लेंगे। एक टाइम पर केवल एक के साथ अभिक्रिया होगी। अम्ल या क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन करो, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन, अम्ल या क्षारक की
धातु के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। इसमें हमें दो बातें याद रखनी है। क्या? एक तो इसके रिएक्शन बतानी है, हमें रिएक्शन बतानी है, और जो भी साफ साफ शब्दों में, ठीक है, क्लियर डेफिनेशन के साथ बतानी है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका क्या होगा? देखो, अगर हम अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? धातु के साथ। तो धातु या तो अम्ल के साथ या फिर क्षारक के साथ, एक टाइम पर किसी एक के साथ अभिक्रिया करके क्या देगी? धातु लवण देगी। और साथ में क्या होगी? हाइड्रोजन गैस देती है। हाइड्रोजन गैस को जैसे ही हम मोमबत्ती के साथ पास में लाते हैं तो किसकी आवाज़ आती है? फट फट की आवाज़ आती है, ठीक है, पोप ध्वनि निकलती है। इससे यह पता चल जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसी होती है? ज्वलनशील प्रकृति की होती है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एक डायग्राम भी है जो कि आपकी नोटबुक में दिया हुआ है, ठीक है। आपको वो डायग्राम अगर अच्छे से देखना है और समझना है तो आप क्या करोगे? उसे डायग्राम को उतार लेना, ठीक है, किताब में से। वैसे हम यहाँ पे समझा देंगे अभी, ठीक है। तो इसमें आंसर लिखो इसका, साथ के साथ उतारते जाओ। धातु या अम्ल धातु की अम्ल या क्षारक के साथ, धातु की अम्ल या क्षारक के साथ, क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप धातु लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, तथा इस हाइड्रोजन गैस को जलती हुई मोमबत्ती के पास से गुजारा जाता है तो हमें फट फट की आवाज़ सुनाई देती है। हमें फट फट की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है, कि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है। कैसी होती है? ज्वलनशील गैस होती है। हमने क्या लिखा? धातु की अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप धातु लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है।
जैसे ही हम इस हाइड्रोजन गैस को जलती हुई मोमबत्ती के पास से गुजारते हैं तो हमें फट फट की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगी, हमने क्या किया, धातु ली, ठीक है, हमने धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराई, अम्ल के साथ कराई। तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया कराई, धातु की। तो हमें क्या मिला, धातु लवण, और साथ में क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। एक एक को लेकर बात करेंगे। पहले हमने अम्ल लिया, इसके बाद में क्षार ले लेंगे। हाइड्रोजन गैस, अम्ल लिया हमने HCl, धातु ली हमने जिंक, क्या मिलेगी हमें, ZnCl2 प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस है क्या, नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन, इधर 2 क्लोरीन। जिंक सिंगल है, सिंगल है। ये हमारा क्या है, अम्ल। ये धातु, कैसी धातु है, जिंक। ये क्या है, धातु लवण, किसका है, जिंक का, धातु लवण। और ये क्या हमारी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। और ये कैसी होगी, ज्वलनशील, ज्वलनशील। तो बच्चों आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम इसी में क्षारक लेकर उसकी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इसकी जो सेकंड रिएक्शन है उसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।